जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए समान विज्ञान का 5,000 महत्वपूर्ण MCQ देख रहे हैं। ये सेट नंबर 2 है। एक नंबर नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाएगा सभी न्यू पैटर्न पर आधारित NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट और वसा, बी है प्रोटीन और खनिज लवण, सी है विटामिन और खनिज, और डी है पानी और चारा। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ है। वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। उसमें भी जो वसा होता है उसमें अधिक ऊर्जा मिलता है उससे। प्रोटीन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है, एंजाइम और एंटीबॉडीज बनाता है, हार्मोन संश्लेषण में भाग लेता है, ज़रूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रोटीन का काम क्या है आप देख लिए, कार्बोहाइड्रेट वसा का भी काम देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर विटामिन का और खनिज का क्या काम है। तो विटामिन और खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यह शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है, वो विटामिन और खनिज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग होता है और कैसरियोकर रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। बीज पत्र, बीज आवरण, सी है जर्म कोशिका, और डी है भ्रूण। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाला भाग कौन सा होता है, तो भ्रूण होता है। भ्रूण से ही भविष्य में पौधा प्राप्त होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए बीज का 3 भाग होता है। बीज का पहला होता है बीज आवरण, बीज पत्र और भ्रूण अक्ष। तो भ्रूण अक्ष का 2 भाग होता है, एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है परांकुर। मूलांकुर का क्या काम है, तो इससे जड़ विकसित होता है। मूलांकुर के द्वारा जड़ विकसित होता है और परांकुर के द्वारा इसमें प्रोह यानी पादप का बाह्य भाग विकसित होता है, यानी तना पे पत्ती, ये सब भाग परांकुर के माध्यम से होता है और मूलांकुर से जड़ विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों प्रश्न है आपके सामने कि फफूंदी में पोषण की वृद्धि होती है, यानी फफूंदी में किस प्रकार का पोषण होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मृतोपजीवी पोषण, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सभी कवक जो होते हैं, कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं। जो कवक कार्बनिक पदार्थों को शरीर से बाहर अपाचित करे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी यानी अपघटक कहते हैं। अधिकांश कवक अपघटक ही होते हैं। जो कवक सजीव पौधे और जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, और जो कवक शैवाल के साथ लाइकेन और उच्च वर्गीय अपादपों के साथ कवक मूल के रूप में रहते हैं उसे सहजीवी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और प्राणी समभोजी पोषण विधि से कौन कौन सा जीव लेता है, तो अमीबा और मनुष्य। 4वां प्रश्न है आपके सामने कि भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्यूडोपोडियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन सा जीव आते हैं, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा आता है, ट्रिपेनोसोमा आता है, पैरामीशियम आता है और प्लाज्मोडियम आता है। देखिए जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं सभी के सभी परपोषी होते हैं। उसके बाद अमीबा अपने शिकार किस माध्यम से प्राप्त करता है, तो अमीबा अपना भोजन की प्राप्ति कुटपाटों के माध्यम से करते हैं और
खाद्य रसधानी बनाकर उसे पाचित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो संकुचनशील रसधानी अमीबा में जल संतुलन को बनाए रखती है और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। और देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए अमीबा में द्विखंडन विधि के माध्यम से होता है। जैसे कि ये एक अमीबा देख लिए आप, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 2 भागों में टूट जाता है। यही 2 भाग में टूटता है, इसे ही द्विखंडन कहते हैं। तो अमीबा जनन किस माध्यम से करता है? तो द्विखंडन विधि के द्वारा 2 भागों में टूट जाता है, फिर वह 2 भाग बनता है, वह फिर 2 भाग में टूटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो देखिए अमीबा में द्विखंडन होता है, पुनर्जनन पैनेरिया और हाइड्रा में होता है, मुकुलन विधि से होता है ईस्ट और हाइड्रा में होता है, और विखंडन विधि से स्पाइरोगायरा में होता है जिसे हरा शैवाल बोलते हैं। खाई के प्रवर्धन में पर्तन के कलम और रोपण के कायिक प्रवर्धन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? कौन ऐसा जीव है जिसमें लक्षण पौधे और जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है? क्यों उसको पौधे और जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी जानेंगे। तो यूग्लिना एक जीव है जिसको पौधे और जंतु दोनों का लक्षण उसमें पाया जाता है। देखिए सभी जीवाणु और माइकोप्लाज्मा मोलेरा जगत के आते हैं, और यूग्लिना जो है, यूग्लिना यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। देखिए यूग्लिना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति, जब प्रकाश नहीं रहता है, उस स्थिति में परपोषी हो जाता है, यानी दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। और यूग्लिना पादप एवं जंतु के बीच का संयोजक कार्य, इसी कारण से इसमें दोनों गुण पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जैसे ही प्रकाश नहीं रहता है उस टाइम ये परपोषी हो जाता है, दूसरे जीव पर डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि नारियल के फल का प्रसार होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रेशा युक्त मीजोकार्प से, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा जान लेते हैं नारियल के बारे में यहाँ पर। तो नारियल के फल का प्रसार रेशे युक्त मीजोकार्प से होता है, और नारियल का जो रेशे युक्त छिलका होता है, यानी ऊपरी परत जो होता है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है, इसलिए यह कठोर होता है। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वह भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म होता है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन सी बीमारी यौन संचरित नहीं है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस से, HIV, एड्स और गोनोरिया। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हेपेटाइटिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए सिफिलिस और गोनोरिया जीवाणु जनित यौन संचरित बीमारी है। एड्स है जो कि विषाणु जनित यौन संचरित बीमारी है। हेपेटाइटिस जो ACDE यौन संचरित बीमारी नहीं है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है यह यौन संचरित बीमारी है। ACDE ये नहीं है, और केवल इसमें का बी है जो कि यौन संचरित बीमारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में कवर अप करते हैं। तो देखिए कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट या पाइरुविक अम्ल में टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास से अपना DNA और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, और इसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूटता है
और साथ ही अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में नाभि की खोज की और नाभि को कोशिका का मस्तिष्क कहा गया। यह सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम बताइए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों के आदान प्रदान होता है। जल्द से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको हम रंध्र कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 11वां प्रश्न है कि ब्रायोफाइट में होते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्रायोफाइट में मॉस और लीवरवर्ट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि ये प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने और बीजमैन ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डार्विन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए लिनियस के बारे में जान लेते हैं। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिए थे, पूछ लिया जाता है द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया है, तो लिनियस के द्वारा। वर्गीकी के जनक कौन है, तो लिनियस है। इनके द्वारा 2 पुस्तक याद रखिएगा। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक है लिनियस और जेनरा प्लांटेरम के भी लेखक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंडल के बारे में एक याद रखिएगा, अनुमानसिकी के जनक पूछा जाता है। अनुमानसिकी के जनक कौन है, तो मेंडल है। डार्विन के बारे में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक चयनात्मक का सिद्धांत जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। लैमार्क के बारे में याद रखिएगा, उपार्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत दिए थे वो लैमार्क दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी जिसको सीलोम कहा जाता है रक्त से भरा होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, ऑर्थोपोडा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्लोग्लोटिड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पोर के टेप बार में बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है प्रश्न, ऐसा ही एक प्रश्न डिफिकल्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी, तो इससे मत घबराइएगा, बस इसको देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि कीट जो सांस लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कीट जो सांस लेते हैं वह श्वास रंध्र द्वारा लेते हैं। श्वास रंध्र को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। याद रखिएगा, श्वास रंध्र को ही ट्रेकिया बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। सभी कीट जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और उसका उत्सर्जन अंग होता है वो मेल पीधी नालिका के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, और श्वसन जो अंग होता है उसको श्वास रंध्र या श्वासनिका या उसको ट्रेकिया भी कहते हैं। तो जो भी लिखा गया रहेगा ऑप्शन में उसको आप लोग टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि लाइसोसोम होते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए लाइसोसोम का जो काम होता है वो पाचन केंद्र होता है, ये पाचन का काम करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जान लेते हैं लाइसोसोम का और क्या क्या काम है, इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसको पाचक थैली कहते हैं, पाचन केंद्र कहते हैं, आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, इसको कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है और कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसको इतने नाम से जानते हैं हम लाइसोसोम को। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की विधि को
वल्केनाइजेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और रबर को सल्फर के साथ क्यों गर्म किया जाता है? तो देखिए, वल्केनाइजेशन या बल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक मिला देने से रबर को अपेक्षाकृत अधिक कठोर या टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स गुडियर ने की थी। यशद लेपन या गलवनीकरण या यशद लेपन या गलोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ 19वां प्रश्न है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम नहीं है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि डिटर्जेंट के निर्माण में नहीं प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो एंजाइम दिया गया है प्रोटीएज और एमाइलेज और लाइपेज, इसका कुछ महत्वपूर्ण काम है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, लाइपेज का क्या वर्क है? लाइपेज का काम है वसा को तोड़ने वाला काम है। वसा का कौन पाचन करता है? तो लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। इमाइलेज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम हो उसको प्रोटीएज कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजन की जो सक्रियता होता है हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है वो फ्लोरीन, दूसरे स्थान पर क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर पूछा गया कि सबसे सक्रिय, तो सबसे सक्रिय रासायनिक में है सबसे, वह है फ्लोरीन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन को और किस में जानते हैं, किस किस में इसका सक्रियता अधिक है? तो आवर्त 2 में फ्लोरीन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ही है। आवर्त सारणी का सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन ही है। आवर्त सारणी के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। और लिथियम आवर्त सारणी के सबसे हल्की धातु तत्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में कि अमलगम के साथ अमलगम कौन नहीं बनाती है, या यहाँ से हम उसका आंसर भी जानेंगे। तो अमलगम में किसका मिश्र धातु होता है? तो ये पारा का। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को फ्यूज तार कहते हैं और इसका मिश्र धातु को रांगा या सोल्डर कहा जाता है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल या ब्रॉन्ज कहा जाता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु को कांस्य या ब्रॉन्ज कहा जाता है। पारा अन्य धातु के साथ मिश्रण बनाता है, उसको अमलगम कहते हैं। लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन पारा के साथ अमलगम नहीं बनाते, याद रखिएगा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, याद रखिएगा। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 80 होता है। ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जैसे बताइए यहाँ पर। तो जंग लगे जो लोहा होता है सब शुरू में उसका वजन बढ़ता है और फिर उसका वजन घटने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? जैसे बताइए। तो चूने का जो पानी है क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण जान लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaSCO3। उसके बाद धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। चूना पानी बूझा चूना या भाखरा चूना का होता है CaOH2, याद रखिएगा ये सब फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? देखिए, मेंडलीव के द्वारा सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाया गया है और आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव का। उस टाइम टोटल कितना तत्व खोज किया गया था? तो 63। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? तो 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? तो मोसले के द्वारा। और
जो मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी निर्माण किया गया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।